कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो सालों से खुद को अमेरिका के निशाने पर मानता है, एक ऐसा देश जिसे लगता है कि अगर उसने अपनी ताकत कम दिखाई तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और अब ईरान की घटनाओं ने उस डर को और गहरा कर दिया है। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़े हमले शुरू किए। राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगी। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी भी मारे गए। Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. और दुनिया भर में यह खबर फैल गई कि शायद ईरान में रिजिम चेंज यानी सत्ता बदलने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट अचानक एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखने लगा। लेकिन इस पूरी घटना को सबसे ध्यान से कौन देख रहा था? एक और देश हजारों किलोमीटर दूर, उत्तर कोरिया। 1 मार्च को दुनिया की राजनीति में एक नया तनाव पैदा हुआ। नॉर्थ कोरिया ने अचानक एक बेहद तीखा बयान जारी किया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल की कार्यवाही को इलीगल एक्ट ऑफ अग्रेशन यानी गैर कानूनी आक्रमण बताया। उन्होंने इसे वॉर ऑफ अग्रेशन कहा और कहा कि यह किसी देश की सॉवरेनिटी यानी उसकी संप्रभुता का ए से जेड तक सबसे कूड़ित उल्लंघन है। उत्तर कोरिया यही नहीं रुका, उसने अमेरिका और इजराइल की कई कार्यवाही को सेमलेस रोंग एक्ट और गैंगस्टर लाइक कंडक्ट तक कह दिया। लेकिन इस बयान में एक बहुत अजीब चीज थी। उत्तर कोरिया ने अली खामेनी की मौत का जिक्र तक नहीं किया। प्योंगयांग की सत्ता के गलियारों में उस समय एक अलग ही चर्चा चल रही थी। सवाल यह था, अगर ईरान जैसा देश भी सुरक्षित नहीं रहा तो उत्तर कोरिया की सुरक्षा का रास्ता क्या है? क्योंकि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी अजय यानी इनविजिबल इमेज को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहते। असल में ईरान और नॉर्थ कोरिया का रिश्ता कोई नया नहीं है। यह रिश्ता दशकों पुराना है। लेकिन उत्तर कोरिया की इस डर की जड़ें और भी पुरानी है। 1915 के दशक में कोरियन वॉर ने पूरे कोरियाई प्रायद्वीप को तबाह कर दिया था। इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया एक तरफ थे, जबकि नॉर्थ कोरिया को चाइना का सपोर्ट मिला था। इस युद्ध के बाद से उत्तर कोरिया की सरकार को हमेशा यह डर रहा कि अगर वह कमजोर पड़ा तो बाहरी ताकतें उसे अस्तित्व को ही खत्म कर सकती है। 1990 के दशक में उत्तर कोरिया ने ईरान को नॉट डॉग मिसाइल की तकनीक दी थी। ईरान ने इसी तकनीक को आगे विकसित करके साहब 3 नाम की मिसाइल बना ली। उसके बाद से दोनों देशों के बीच मिसाइल तकनीक और सैन्य जानकारी का आदान प्रदान चलता रहा। लेकिन ईरान ने उत्तर कोरिया को सिर्फ तकनीक ही नहीं दी, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। सबक यह कि अगर किसी देश के पास पूरा परमाणु हथियार नहीं है तो उसकी सरकार को गिराने की कोशिश भी की जा सकती है। यही डर उत्तर कोरिया को सबसे ज्यादा परेशान करता है। लीबिया का ही एग्जाम्पल लीजिए, जो किम कभी नहीं भूलते। किम जोंग उन अक्सर इतिहास का एक एग्जाम्पल याद रखते हैं। यह एग्जाम्पल है लीबिया का। 2003 में लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दिया था। उन्हें लगा कि इससे पश्चिमी देशों से उनके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। लेकिन 2011 में नाटो के हमलों के बाद उनका शासन ही गिर गया और अंत में गद्दाफी की हत्या कर दी गई। उत्तर कोरिया के लिए यह एक साफ चेतावनी थी, अगर किसी तानाशाह के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है तो उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर सफर इसी सोच के साथ उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया। 2006 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 तक उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम बनाने का दावा भी कर दिया। PSI के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 तैयार परमाणु हथियार है और उनके पास इतना मटेरियल है कि वे लगभग 90 परमाणु हथियार बना सकते हैं। सिर्फ हथियार ही नहीं, उनके पास ऐसी मिसाइलें भी है जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर मार कर सकती है। इनमें सबसे खतरनाक मानी जाती है हासोंग 17। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक यह मिसाइल अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है अगर हालात और बिगड़ते हैं तो। अब सोचिए, अगर इस ईरान संकट के बाद उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज कर देता है या ईरान को और ज्यादा मिसाइल तकनीक देने लगता है, इस पूरे इक्वेशन में एक और बड़ा खिलाड़ी भी है, चाइना। चीन खुलकर उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वह पूरी तरह उसके खिलाफ भी नहीं जाता, क्योंकि बीजिंग को डर है कि अगर उत्तर कोरिया अस्थिर हुआ तो उसके पड़ोस में यूनाइटेड स्टेट का प्रभाव और बढ़ सकता है। तो इसका असर सिर्फ एक या 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे सबसे पहले खतरा बढ़ेगा साउथ कोरिया और जापान के लिए। ग्लोबल बाजार भी हिल सकते हैं और अगर यूनाइटेड स्टेट इसका जवाब देता है तो दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो सकती है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। किम जोंग उन ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में किम जोंग उन का मकसद साफ है। पहला, अपनी सत्ता को बचाना। दूसरा, अमेरिका को डरा कर रखना। और तीसरा, दुनिया की राजनीति में मोल भाव की ताकत हासिल करना। ईरान की तबाही ने उनके दिमाग में एक बात और
मजबूत कर दी कि परमाणु हथियार ही उनकी असली सुरक्षा है। अब सवाल यह है, क्या ईरान की इस तबाही ने उत्तर कोरिया को दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर ताकत बनने की राह पर और आगे धकेल दिया है? सोचिए, क्योंकि इतिहास बार बार यही सिखाता है, जो दूसरों की गलतियों से सबक नहीं लेता, अगला सबक उसे खुद भुगतना पड़ता है। जय हिंद।